नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। क्या हो गया है जाटों के इस आंदोलन को? आंदोलन किस मोड़ पर आ गया है और आखिर इस आंदोलन से किसी को क्या हासिल हो रहा है या क्या हासिल हुआ? हरियाणा में कई दिनों के बाद बेशक जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन सवाल हमारा यह है कि क्या सदियों तक जो भाईचारा यहां पर रहा है, बरकरार रहा है, उसे क्या वापस लौटाया जा सकेगा? हरियाणा को जो जख्म मिले हैं शायद वो साल या 2 साल में भर जाएं, लेकिन क्या ये जो तबाही हुई है, जो तांडव यहां पर रचा गया है, वो काला इतिहास बन के बार बार हमारा पीछा नहीं करेगा? हैरत की बात तो यह है कि तबाही के इस मंजर में सियासत भी जमकर हो रही है और हरियाणा की बर्बादी के लिए वो सब तो कसूरवार हैं ही जिन्होंने उत्पात मचाया, लेकिन हिंसा पर जो उतारू लोग हुए थे उन्हें भड़काने वाले सूत्रधार भी कई थे। जी हां, कई इसमें सियासतदान भी थे जिन्होंने आंदोलन की शक्ल बनकर परछाई की तरह उनका पीछा किया और इस आंदोलन को उकसाया, इसे हिंसक बनाया। आज हम बिग बुलेटिन की बड़ी बहस इसी पर करेंगे और इसमें हमारे साथ रहेंगे द मोस्ट कंट्रोवर्शियल कहे जाने वाले सांसद राजकुमार सैनी, जिन पे यह आरोप लगता रहा है कि वो बार बार ऐसे बयान देते हैं जिससे ये आग भड़कती है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता रहेंगे, प्रोफेसर छतरपाल सिंह। ये जाटों का भी पक्ष रखेंगे और साथ में भारतीय जनता पार्टी की बात भी करेंगे। हमारे साथ रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया एडवाइजर ढींगरा साहब, केवल ढींगरा जी, जो लगातार कांग्रेस की बात कहेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर गुरमीत भी जुड़ेंगे जो पत्रकार के तौर पर हमारी मदद करेंगे और गुड़गांव से हमारे साथ होंगे पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपीचंद गहलोत साहब जो इनेलो का पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारा ये स्टोरी पैकेज। मुख्यमंत्री के विरोध की ये तस्वीरें रोहतक की हैं। जाट आंदोलन के चलते सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले रोहतक में सीएम मनोहर लाल लोगों के बीच पहुंचे और जब सीएम पहुंचे तो लोगों का धैर्य भी जवाब दे गया। कुछ लोगों ने सीएम को काले झंडे दिखाए और उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। इतना ही नहीं, सीएम जब कैनाल रेस्ट हाउस में लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उनके सामने ही कुछ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पिछले एक हफ्ते में हरियाणा में जो कुछ भी हुआ उस पर सीएम मनोहर लाल ने दुख जताया है और माना है कि इससे उभरना एक बड़ी चुनौती है। सीएम ने भरोसा दिलाया कि नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस दुर्घटना के पीछे कुछ ताकतें हैं। पहली बात तो उसकी पूरी जांच कराई जाएगी एक बार। दूसरी बात मुझे ये भी पता है कि जान माल का नुकसान हुआ, बहुत दुकानें जलाई गई, लूटी गई। मैं देख रहा हूँ चुन तो ये भी मुझे मालूम है। अब इसमें इतना ही विषय मैं आपको सरकार की ओर से आश्वासन देता हूँ कि जिस किसी का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई की जाएगी, उसमें कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। इतना ही नहीं, सीएम ने पूरे मामले में राजनीतिक साजिश का शक भी जाहिर किया है और कहा है कि मामले की जांच करवाकर षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जाएगा। तो क्या वाकई इस हिंसा के पीछे कोई सियासी साजिश थी? और अगर ऐसा है तो फिर इस विनाश लीला का सूत्रधार कौन है? ईटीवी के लिए रोहतक से धीरेन्द्र कुमार की रिपोर्ट।
हरियाणा सरकार ने जाटों को आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? लेकिन हम ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जाट आरक्षण के पीछे कई पेचीदगियां हैं। कैसे, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खूनी संघर्ष और हिंसक आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने जाटों को आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। अभी आने वाले सत्र में जाट आरक्षण दिया जाएगा। अब विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक लाया जाएगा और आरक्षण को कानून का रूप दिया जाएगा। आज जो हरियाणा की स्थिति है उसके संबंध में सब पक्षों से बात करने के बाद ये तय हुआ है कि हरियाणा में जाट आरक्षण का अभी आने वाले सत्र में जाट आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि जाटों को आरक्षण कैसे दिया जाएगा, इस पर मंथन होना अभी बाकी है। जाट आर्थिक आधार पर आरक्षण लेने को तैयार नहीं और ओबीसी में शामिल करना इतना आसान नहीं। जाटों को अगर ओबीसी के तहत 10% आरक्षण दिया गया तो पिछड़ा वर्ग 17% पर सिमट कर रह जाएगा, जो कि पिछड़ा वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बावजूद इसके जाटों को ओबीसी में शामिल करने की राह बहुत मुश्किल है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत जाटों को ओबीसी से आउट कर चुकी है। इसके अलावा अगर सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर जाटों को आरक्षण दिया तो ऐसे कोर्ट की हरी झंडी मिलना मुश्किल है। ऐसे में सवाल ये है कि जाट आरक्षण को लेकर सरकार का फॉर्मूला क्या होगा जो जाटों को भी रास आ जाए, जिससे किसी और वर्ग का हक न छिने और जिसको अदालत की भी मंजूरी मिल जाए। सवाल तो ये भी है कि क्या वाकई कोई ऐसा फॉर्मूला होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जाट आंदोलन को लेकर राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही हैं। लगातार जाट नॉन जाट की राजनीति प्रदेश में गर्मा रही है। जाट आंदोलन भले ही अब शांति की तरफ अग्रसर हो, लेकिन अब 35 जातियां, 36 बिरादरियां, इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। 36 बिरादरी की बात हो रही है, कोई 35 बिरादरी की बात कर रहा है, कोई जाट की बात कर रहा है, कोई नॉन जाट की बात कर रहा है। और जो इस चीज़ को प्लेटफॉर्म बनाकर अब राजनीति चरम पर है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनेलो हो या और लोग हों, सभी अपने अपने जगह पर अपनी अपनी डपली लेकर अपना अपना राग गाने में व्यस्त हैं। आज इसी मुद्दे पर हमने ये विशेष परिचर्चा का आयोजन किया है। राजकुमार सैनी अब से कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और हम उनसे भी जानेंगे कि ये जो बातचीत उनके बारे में हो रही है उसके मायने क्या हैं। जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जाट नेता के तौर पर इनकी पहचान है। बहुत बहुत स्वागत है छत्रपाल जी आपका इस परिचर्चा में। हमारे साथ हैं केवल ढींगरा जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया एडवाइज़र हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं गोपीचंद गहलोत जी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इनेलो के बड़े नेता हैं। और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। पहला सवाल छत्रपाल जी आपसे जी, ये जो जाट आरक्षण की आग हरियाणा में लगी थी, क्या इनपुट्स हैं? क्योंकि इस वक्त आप सरकार का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, जाटों का भी कर रहे हैं, तो ये आग क्या थमने का सूचना मिल रही है या थोड़ी सी दबी है ये आग? देखिए मुकेश जी, जो कुछ हरियाणा में हुआ, जितना नुकसान हुआ, जितनी जानें गई, निश्चित तौर से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही। और हरियाणा प्रांत पूरे देश में, पूरी दुनिया में भाईचारे के लिए और आपसी प्यार के लिए सभी बिरादरियां, धर्म, मजहब के लोग इकट्ठा काम करना, मिलना जुलना, सभी रीति रिवाजों में साझा अपने आप को करना, एक बहुत अच्छा माहौल रहता था। लेकिन ये निश्चित तौर से जो परिस्थिति आई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। जो एक इस आंदोलन के पीछे जो एक चेहरा है छत्रपाल जी, वो जो सबकी जुबान पर है, कुछ लोगों के निशाने पर है, कुछ लोगों के लिए नेता बन के उभरे हैं,
वो राजकुमार सैनी है। राजकुमार सैनी को भी हम अब आपके साथ लाइव ले रहे हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सैनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी में। बड़े देर से आए हुजूर, लेकिन दुरुस्त आए। बहुत दिनों से आपसे बातचीत नहीं हुई। आपको लेकर जो तरह तरह की बयानबाजी हो रही है, उस चीज़ के जो जवाब है वो, क्योंकि आप पर ये आरोप लग रहा है कि हरियाणा में जो ये तांडव हुआ है, इस तांडव का जो सारा श्रेय है वो राजकुमार सैनी को दिया जाए। स्वीकार करते हैं जी? जी भाई साहब, बात एक है, आप मुकेश जी, आप जानते हैं पूरा सीन आपने बैठ करके देखा है, और इस सीन को देखने के बावजूद अगर कहीं मेरा रोल या मेरा आक्षेप कहीं नजर आता हो या मैंने किसी को कुछ कहा हो, लोगों की वीडियो क्लिपिंग तो आपके माध्यम से जो है ना टेलीविजनों पर चल चुकी हैं। जो आग लगवाने वाले थे उन्होंने 2009 में ही आग लगा दी थी। कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, गरीब आदमी कुछ कांग्रेस के साथ हैं, कुछ जाट मेरे साथ हो जाएंगे। रिजर्वेशन की जो परंपरा डाली थी, जिस वक्त जो है ना एनसीबीसी आयोग ने उसको रिफ्यूज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, उसके बावजूद लोग जो है ना इतने उतावले होकर के जो प्रदेश के अंदर नंगा तांडव कर चुके हैं। आज वहां 35 बरादरी और इनके बीच में जो खाई खुदी है उसको पाटने के लिए कितना समय लग जाएगा। इस प्रदेश का जो हालात हुआ है, लोग घर से बेघर हो गए हैं, कितनी कैजुअलिटी घट गई है, इसमें मेरा रोल कहां से आ गया? जरा एक शब्द को ये लोग साबित कर दें कि आपका रोल कहां से आया? आपका रोल कहां से आया? ये मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा। आपके चाहने वालों की और आपको ना चाहने वालों की जो संख्या है वो बहुत बड़ी है। आपका रोल कहां पे आया, कैसे आया, इसीलिए आपको परिचर्चा में बुलाया है। आज जो बात हो रही है 1 to 1 राजकुमार सैनी और मुकेश राजपूत की नहीं, बल्कि सभी जो राजनीतिक दल हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विश्लेषणकर्ता जुड़े हुए हैं। तो आप अपना पक्ष रखिए, ये अपनी बात कहेंगे। प्रोफेसर साहब, राजकुमार सैनी को क्या आप भी मैंने ये बात कही मुकेश जी, छतरपाल जी हमारे साथ हैं, आपके दोस्त हैं पुराने। हो जाने दो, मेरी बात पूरी हो जा, आप मेरी बात तो पूरी कर लेने दो मुझे। आपने कहा कि भी आपका दोस्त कहां बनता है। मैंने ये कहा कि जिस प्रकार एससी कैटेगरी में 23% लोगों को 22.5% रिजर्वेशन मिली हुई है, पूरे देश की या पूरे प्रदेश की संख्या के अनुपात में सारी रिजर्वेशन को बांट दिया जाए कि ना क्लैश रहे, ना कोई ये कहे कि मेरा हक नहीं मिला। और जो डंडे के बल के ऊपर रिजर्वेशन में वो लोग जो मांगने वाले इतने ताकतवर हों कि पूरे प्रदेश की सरकार को, पूरे देश की सरकार को हिला दें और फिर आरोप मुझ पे लगाएं कि ये तांडव राजकुमार सैनी कर रहा है, तो इससे ज्यादा मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई आरोप और लगा भी नहीं सकता। लेकिन मैं इन सारे आरोपों का खंडन करते हुए आप पे आरोप ये है कि आप लगातार जो जाट आरक्षण है, जाट आरक्षण को लेकर आप लगातार जाटों की मुखालफत करते हैं। आप जाट आरक्षण के खिलाफ झंडा उठाकर चलने वालों में सबसे आगे हैं। आप नहीं चाहते कि जाटों को ओबीसी में शामिल किया जाए। ये सारे आरोप आप पे लग रहे हैं, सीधे सीधे आपके मुंह पर यह बात कही जा रही है। मुकेश जी सुनिए ना, मुकेश जी, 36 बरादरी को मैंने कहा कि सभी को आरक्षित कर दिया जाए। मैंने कहा जाटों के अलावा कहा कि भी 35 को किया जाए, 36 में को ना किया जाए। 36 की 36 बरादरी को आरक्षित करना अति अनिवार्य है। अगर आरक्षण की बंदरबांट इस प्रकार से होनी है कि जिसके हाथ में डंडा है वो लेके आरक्षण जो है ना वो कहे कि भी बाकी कुछ नहीं लगते। जी, अब आपकी बात पूरी होगी हो तो प्रोफेसर छतरपाल जी को तो आप जानते ही हैं, वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा में इस वक्त हैं, आप ही की पार्टी में हैं। क्या देखते हैं जो आपके जो विचार हैं, जो आपके सुविचार हैं, इनसे इत्तेफाक रखते हैं क्या? सुनिए, एक भी शब्द मुकेश जी, एक भी शब्द अगर कहीं मैंने मेला फाइट या फिर परिचर्चा थोड़ी ना होगी, फिर तो मैं और आप लड़ते रहेंगे। कहा कि दूसरे पक्ष को भी सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं, सुनो तो सही ना, कुछ कह रहे हैं छतरपाल जी। जी मुकेश जी, अभी आपने जो सवालात किए और उनमें जो हमारे साथी सांसद जो चर्चा कर रहे हैं कि मुझे इसका दोषी ना ठहराया जाए,
निश्चित तौर से उनका पक्ष आज जो है, वो जो हालात गुजर चुके हैं उसके बाद वो जो कहने लग रहे हैं वो भी एक विचारणीय विषय है। और आज जो हालात बने हैं उसमें हमें नॉर्मल हालात करने के लिए सबके जो मसले हैं उनको शांत करके देखने की आवश्यकता है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, यदि एक सांसद, एक विधायक, एक मंत्री आरक्षण के इशू के ऊपर डिसिसिव अथॉरिटी नहीं है, वो अकेला फैसला लेने में सक्षम नहीं है, तो वो सीधे तौर पे एक अथॉरिटी के रूप में ये बात नहीं कह सकता कि अमुक बिरादरी को आरक्षण की आवश्यकता है, अमुक बिरादरी को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आप सुन रहे हैं ना बातचीत? ये जो सवाल है, कोई भी बिरादरी है, कोई इंडिविजुअल है, कोई प्रोफेशन है, कोई इलाके के लोग हैं, उनको अपनी बात कहने का सरकार के सामने आपको हमारी बातचीत पहुंच रही है ना? अपने बात को कहेंगे तो सरकार उसके ऊपर अपना व्यूज दे सकती है, फैसला दे सकती है। मैंने बहुत सारे लीडर्स को ये भी कहते सुना है कि भाई हमारे जो अधिकार हैं उनका ध्यान रखते हुए सरकार अमुक जाति के आरक्षण के ऊपर विचार करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक सुलझा सा और अपने डिफेंस में एक बयान नजर आता है, और एक व्यक्ति एग्रेशन के अंदर उस बात को कहे कि ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, तो उसका इफेक्ट कुछ अलग से जाता है। मैं तो सिर्फ ये बात चर्चा करना चाहता हूं कि कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि है, कोई भी ऐसा प्रतिनिधि जो किसी सामाजिक दायरे में, किसी राजनीतिक दायरे में काम करता है, बेशक चुना हुआ है चाहे बिना चुना हुआ है, वो एक फेस के रूप में जाना जाता है और उसकी बात का लोगों के ऊपर एक मैसेज जाता है, इफेक्ट जाता है। तो उतना ही जो व्यक्ति जितनी जिम्मेवारी के साथ वो अपने उत्तरदायित्व को निभाता है, तो उसे बहुत कॉन्शियसली हर छत्रपाल जी आपको रोक रहे हैं, ध्यान रखते हुए बोलना रोक रहे हैं। एक बार सैनी साहब हम सीधे गोपीचंद गहलोत साहब के पास चलते हैं। बिल्कुल आपके बगल में ही बैठे हैं, आप दिल्ली में बैठे हैं, गहलोत साहब गुड़गांव में बैठे हैं, और वैसे तो आप दोनों एक दूसरे के दिल में बैठे ही हैं। गहलोत साहब, राजकुमार सैनी इस वक्त लाइव हैं ईटीवी के विशेष बिग बुलेटिन में। बहुत सारे सवालात होंगे इनसे पूछने के लिए आपके जहन में भी, और सैनी साहब आज दिल खोल के हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कहिए गहलोत साहब। मैं तो कहता हूं कि सांसद महोदय बहुत बड़ी पंचायत के मेंबर हैं। क्या 36 बिरादरी का आरक्षण संभव है? क्या इन्होंने ये 36 बिरादरी की बात जो आज उठाई है, उससे पहले कितनी बार इन्होंने इस बात को कहा है? मैं तो ये कहता हूं कि आप एक चीज इस आरक्षण के मामले में देख लें, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, गहलोत जी हर बार कहा देश में आरक्षण अगर छिना है तो जाटों का छिना है, जाटों का छिना। आप बीच में ना बोलना सैनी साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। कृपया जब मैं बोल रहा हूँ तो आप भी चुप रहे, वरना बोलना हमें भी आता है। नाराज ना हो, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सभी बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, और इस वक्त टीवी की स्क्रीन पे सभी वो लोग बैठे हैं जिनको हरियाणा की जनता देखना चाहती है। राजकुमार सैनी को लोग देखना चाहते हैं, गहलोत साहब को देखना चाहते हैं, प्रोफेसर छत्रपाल को देखना चाहते हैं, केवल ढींगरा को देखना चाहते हैं, और विश्लेषणकर्ता के तौर पर प्रोफेसर गुरमीत को देखना चाहते हैं। हम एक दूसरे से बात करेंगे, बहुत समय है, जब तक आप बात करना चाहेंगे हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। एक दूसरे को सुनते भी रहिए, जहां जरूरत पड़े कॉन्ट्राडिक्ट भी कीजिए, लेकिन बीच में अगर बोलेंगे तो फिर परिचर्चा भटक जाएगी। जी जारी रखिए गहलोत साहब। हाँ जी, वो डिस्टर्बेंस होगी। मुकेश जी, हाँ मुकेश जी, मैं तो आपसे एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, अगर मैं गलती पे ना हूं तो देश में आरक्षण अगर छिना है, दे के किस हालात में छिना ये मेरे को, मैं इस पे आज नहीं जाना चाहूंगा, परंतु आरक्षण अगर छिना है तो वो एक जाति विशेष का छिना है, और जिससे कोई चीज दे के छीनी जाती है, नेचुरल है कि उसमें गुस्सा आना स्वाभाविक है, उसको एक एक्शन का रिएक्शन होता है। और उसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जो नुमाइंदे गए उनसे कहा कि हम आपका आरक्षण दिलाने में हर संभव मदद करेंगे। एक तरफ तो ये बात होती रही, दूसरी तरफ जो ये दर्द था, जो जख्म था, इस पे नमक छिड़कने का काम किसने किया है? किसके बयान जो हैं, शब्दों के बाण जो हैं, वो वैसे बाणों से भी गहरा घाव करते हैं।
इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये मेरी बजाय आपके यहाँ सारी चीजें होंगी। और हमारा तो भाईचारा इस हद तक था जिसको तोड़ने के लिए हम सब जिम्मेवार हैं, और विशेषकर जो खुद जिम्मेवार हैं। मैं आपको अपनी एक घटना बताता हूं। एक बार हम स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर कहीं पे हैदराबाद चले गए, तो वहां जब इंट्रोडक्शन किया जा रहा था तो मेरा गहलोत के रूप में डिप्टी स्पीकर हरियाणा और राजस्थान के जो सेक्रेटरी थे वो मिस्टर माली थे, उनको माली कह के इंट्रोड्यूस किया गया। तो आम आदमी ये सोचने लगा कि ये दोनों के दोनों सैनी हैं, क्योंकि उन दिनों में वहां के मुख्यमंत्री गहलोत वो सैनी हैं और हमारे यहाँ माली जो है वो अक्सर सैनी को कहते हैं, परंतु वास्तव में हम दोनों जाट थे। हमारा भाईचारा इस हद तक देश में है, और उसको आज हम ताना बाना तोड़ें, और उसके लिए आप ये वोट वाट की राजनीति ना करो। ये पता नहीं किस वक्त कैसे होगा। 36 बिरादरी को आप मेरे को समझा दें कि कैसे वापस आपके पास लौटेंगे। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री वहां पर गए, उनको काले झंडे दिखाए गए रोहतक में, तो ये जो काले झंडों की जो मैनेजमेंट थी, इसका ठीकरा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के सिर पर ही फूटता नजर आ रहा है। क्योंकि एक जो ऑडियो क्लिप आई थी प्रोफेसर वीरेंद्र जी की, उसके बाद ये शक कांग्रेस पे जा रहा है कि ये जो कार्रवाई की गई है काले झंडे वाली, ये भी आप ही की देन है। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो प्रोफेसर वीरेंद्र वाली बात कही, मैं इसी के ऊपर एक जवाब देना चाहूंगा। प्रोफेसर वीरेंद्र जी खुद टीवी पे आके अपनी बात कह चुके हैं। रही बात सीडी की जांच कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है। अब वो जांच कराएं, जो फैसला होगा होगा। कांग्रेस ने उसको नोटिस दे दिया है प्रोफेसर वीरेंद्र को। इससे पता लगता है, आप ये सीधी बात पता लगता है, इससे पता लगता है, जो कह रहे हो मैं इससे पता लगता है जो आपकी कांग्रेस पार्टी है वो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, अपने लॉयल लोगों को लेकर कितनी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री साहब के राइट हैंड रहे हैं प्रोफेसर वीरेंद्र। एक मिनट में मुख्यमंत्री साहब ने पल्ला झाड़ा कि ये जो ऑडियो वाली बात है ये तो प्रोफेसर वीरेंद्र से पूछिए। अशोक तंवर यहाँ पे मारकाट मची है, वो नोटिस भिजवा रहे हैं। इससे आपकी पार्टी की एकजुटता पता लगती है, और हाल कमोवेश आपकी पार्टी का बीजेपी जैसा ही होने वाला है। अब कहिए मुकेश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर किसी आदमी की सीडी आती है, वो पर्सनल आदमी की और पर्सनल बंदे की आवाज है, अगर उनकी सीडी आती है तो वही जवाब देंगे, दूसरा आदमी कैसे जवाब देगा? एक बात। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, उनके लिए तो नोटिस हमने पहले दिन जो अपने लॉयल लोग हैं उनको अगर आपने यूज करना है, अगर कोई आंदोलन कराना है तो यूज कीजिए, लेकिन अगर वो कहीं फंसते नजर आते हैं तो फिर अलग हो जाइए। मुकेश जी प्लीज मेरी बात सुनिए। बहुत अच्छी पॉलिसी है आपकी, प्रणाम करते हैं हम आपकी इस पॉलिसी को। पक्ष रखने दीजिए प्लीज मुझे। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, वो पार्टी है, अभी वो पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उनको उसी समय नोटिस दिया कि आप अपना पक्ष रखें। अब बात रही प्रोफेसर वीरेंद्र, अब बात रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वन ऑफ द बेस्ट लॉयलिस्ट पर्सन हैं या थे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे लॉयलिस्ट पर्सन कौन होता है? आप ये बताएं, कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं भी अगर मीडिया एडवाइजर था तो आप मुझे भी लॉयलिस्ट कह लीजिए। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोग हैं सभी। अच्छा, ये नहीं है क्या? आप ये बता दें मेरे को, जो एमपी सैनी है वो भी पार्टी के अंदर है, वो पार्टी के सांसद है। आप मुझे बताइए, इनके ऊपर पार्टी ने आज तक इतनी, हरियाणा को जलने के ऊपर, हरियाणा पूरा जल गया, आज बताएं मेरे को कितने दिन के बाद नोटिस किया? पहली बात। नोटिस तो दूसरी बात, इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? ये अच्छा सवाल, ये अच्छा सवाल आपने पूछा। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी उनको बचा रही है या नहीं बचा रही है, ये तीसरी बात। इमोशनल सैनी साहब से पूछ लेते हैं, उसके बाद वर्ड्स पूछना चाह रहा हूं। सुन तो लो। आपने प्रोफेसर वीरेंद्र पे सवाल उठाए, सैनी साहब का जवाब दे दिया। सैनी साहब मैंने अभी आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, कोई नोटिस आपको मिला है क्या पार्टी की तरफ से? अनिल जैन साहब हरियाणा निवास में खड़े होकर कह रहे थे कि सैनी साहब को नोटिस भेजा जा रहा है, कारण बताओ। नोटिस आपको मिला है क्या? कोई नोटिस वगैरह बताइए, क्योंकि आज पहली बार आप मीडिया के सामने आ रहे हैं टीवी के माध्यम से। देखिए मैं तो अभी 1 घंटा भर पहले ही आया हूं, और 1 घंटे के अंदर मुझे इतना भी समय नहीं लग पाया कि भी मैं जो है ना कहीं फ्रेश होने के लिए 5 मिनट निकाल लूं। लेकिन ये स्पष्ट कर दूं कि जब नोटिस मेरे पास कहीं ना कहीं मेरे कुरुक्षेत्र दफ्तर पर या कहीं जहां मिलेगा उसका मैं जवाब दूंगा, और जवाब से पहले पार्टी को मैं खुली
मैं पार्टी का एक लॉयल सिपाही हूँ। कोई मैं किसी अपनी व्यक्तिगत बात को जो है ना, मैं मेरे घर में कोई घुस रहा होगा तो मैं, अगर मेरे घर में पार्टी वाले भी कहेंगे कि भी इसका घर जो है ना कोई भी लूट ले जाए, तो सबसे पहले तो मैं ही चिल्लाऊंगा। और मैं अपने घर को सेफ करने के लिए अगर किसी दूसरे की परमिशन लेता घूमूंगा, पार्टी से पहले मैं जहां जन्मा, मैं जिन लोगों में पढ़ा, जिन लोगों ने मुझे भेजा, मैं उनकी हिमायत में पहले है और पार्टी सेकेंडरी साइड में खड़ी है। पार्टी राजनीति के लिए मैं उसके साथ हूं। अगर पार्टी को लगेगा कि मैं पार्टी का नुकसान राजकुमार सैनी का बिग बुलेटिन में बड़ा बयान कि जो मेरे समुदाय के लोग हैं वो मेरे लिए पहले हैं, पार्टी मेरे लिए दूसरा स्थान रखती है, उसकी वैल्यू सेकेंडरी है। ये बयान आप दे रहे हैं सैनी साहब, एक बार फिर से रिकन्फर्म कर लो। पार्टी राजनीति के लिए जन्म पहले हुआ है, राजनीति करने के लिए सेकेंडरी में गया हूं। अगर मेरी वजह से पार्टी को कोई नुकसान हो रहा होगा और मेरे घर के लोग मरने लग रहे होंगे, कटने लग रहे होंगे, मैं पहले अपना बीरबल से अकबर पूछने लगा कि भाई तुझे मेरे से ज्यादा प्यार है या अपने घर से ज्यादा प्यार है? मेरे घर से प्यार है तो वो बता, और अपने घर से प्यार है तो वो बता। तो बीरबल ने कहा कि सर मुझे प्यार तो आपसे है, पर अगर दोनों घरों में आग लग जाए कि पहले किसकी बुझाएगा? कि सर बुझाऊंगा तो आप ही की, पर पहले 2 छबके अपने घर में लगाऊंगा। तो पहले अपना घर देखा जाएगा जहां जन्म लेता है आदमी। जिन लोगों के बीच में पड़ा बड़ा है, जिन्होंने मुझे यहां तक भेजा है, पार्टी को अगर मेरी वजह से नुकसान हो रहा होगा तो मैं पार्टी का निर्णय कबूल करूंगा। मतलब राजकुमार सैनी पार्टी के बीरबल हैं और जो पार्टी के अकबर हैं वो इस वक्त दिल्ली में हैं, और जाट आरक्षण में ये जो आग लगी हुई है तो 2-1 छबके आप अपने घर में मार लो, उसके बाद जो प्रदेश में आग लगी है बीरबल के मुताबिक ही उसको बुझाने की कोशिश करो। एक बार गुरमीत जी के पास आ रहे हैं। मुकेश जी, हाँ जी, मुकेश जी जिसका घर लुटता है, जिसका हक लुटता है, उसको बताने के लिए कोई और आएगा क्या? अरे प्रदेश पूरा जला दोगे क्या? एक मिनट गुरमीत जी हमारे साथ हैं, आपके एक और दोस्त प्रोफेसर गुरमीत जी, पत्रकार। देखिए प्रदेश सैनी साहब से कुछ देखिए, सवाल पूछना प्रदेश चाह रहे हैं। जलाने वाले आप प्रदेश जलाने वाले वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से और 2009 के माध्यम से और पूरा ये रोहतक ही क्यों जला? जहां क्लिपिंग तो है सारी हमारे पास, यहाँ टीवी पे देख ली, टीवी पे चल गई, उनकी वीडियो क्लिपिंग तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये वीडियो क्लिपिंग फोर्स्ड है। आप दोनों के पास भी आएंगे एक एक करके, हमारा पहले ये डील हो चुकी है जी, सभी एक एक करके बोलेंगे, साथ बोलेंगे तो फिर जो हमारी हरियाणा की जनता है, जो हमारे दर्शक हरियाणा में नहीं है पूरे देश विदेश में फैले हैं, वो पजल हो जाते हैं कि कौन बोल रहा है, समझ नहीं आता। गुरमीत जी आपकी बारी है। नहीं, सैनी साहब की बयान से बिल्कुल साफ है, पूछने की उनसे कुछ आवश्यकता ही नहीं मुकेश की, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर खड़े हुए हैं। देखिए जब वो वापस वो जाने को तैयार नहीं है, उन्होंने बहुत सरेआम ये बात अब टीवी पे कह दी है कि अगर पार्टी को मेरे से नुकसान हो रहा है तो पार्टी मेरे खिलाफ एक्शन ले ले। इससे स्पष्ट है कि वो वैसे भी वो बहुत आगे निकल चुके हैं और उन्होंने अपना, देखिए है ये भी राजनीति, वो घर की बात कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपना प्रोज एंड कॉन वेल कर लिए हैं, तोल लिए हैं। नेता लोग इसमें बहुत तेज होते हैं, उनको मालूम है कि अगर मैं अब इस समय जो पीछे हटा तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद उन्होंने कोई इस प्रकार की भाषा रिग्रेट वाली नहीं रखी। और आज भी वो बड़े साफ कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना नफा नुकसान देख लिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी से उन्हें निकाल के भी अगर एक शहादत उन्हें अपने वर्ग में मिलती है, अनफॉर्चुनेटली हमारी राजनीति का यही चेहरा है, उनका कोई अकेले नहीं, वो तो सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन जी आपको रोकता हूँ, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, सैनी साहब से पूछ लेते हैं कि मुख्यमंत्री साहब बार बार आके कह रहे थे कि जो सैनी साहब ने जो बयान दिए उन बयानों को लेकर वो बहुत दुखी हैं, अनिल जैन साहब भी यही कह रहे थे। कोई बयान आपने दिया था या आपके नाम पर वैसे ही रोटियां सेक रहे थे कि आपको बहुत अफसोस है ये सब जो हो रहा है, सारे बयान, अगर किसी को दुख हुआ तो उसका आपको खेद है, ऐसा कुछ कहा था आपने जी कभी? मुकेश जी पहले तो आप ये देखें कि मेरे को लगता है सबसे पहले दिन मैं आपके चैनल पे बैठा था, उस दिन से लेकर के और आज दिन तक
एक भी बयान मेरा कोई चेंज हो, अगर वो बयान मेरा गलत है कि सभी का हक सुनिश्चित होना चाहिए, अगर ये गलत है तो मैं 1000 बार इसके लिए स्टैंड पे हूं। अगर मैंने कोई गलती कर रखी है और मुझे उसके लिए लोगों को किसी की भावना आहत हुई है और मैंने उसको गलत ढंग से कहीं प्लीड किया है, तो मैं उसे 1000 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मेरे पर दबाव दे करके कोई आदमी कहे कि आप माफी मांग लो, कि मैंने करा कुछ भी ना और मैं माफी मांगूं, तो मैं बड़ों का आदर, भारतीय संस्कृति का एक सिस्टम है, हमारे मुखिया ने कह दिया कि आप चुप हो जाओ। तो मैं जो आप सवाल कर रहे हैं बार बार, इसीलिए मुझे 7 दिन आपके जवाब देने में लग गए कि 7 दिन तक के आपकी वजह से नुकसान और हो जाएगा, दंगे भड़क जाएंगे। तो मैंने 7 दिन इसीलिए आपके बीच में एक भी शब्द नहीं रखा। 7 दिन का मौन व्रत रखा आपने। चलिए एक सीधे शब्दों में, क्योंकि आप बता रहे थे मुझे एक बार कि आप पंच भी रहे हैं, सरपंच भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, अब आप एमपी भी हैं। आप एक बार सीधे शब्दों में आप मुझे ये बता दीजिए, सीधे शब्दों में एक लाइन में बता दीजिए, क्या सैनी साहब आपको कोई अपना दिया हुआ बयान ऐसा लगता है जिसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए? क्या कोई ऐसा बयान आपने कभी दिया, आपको ऐसा लगता है जिसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए? बस इतना सा बता दीजिए सीधे शब्दों में, क्योंकि आप बड़े पॉलिटिशियन हैं, मुझे पॉलिटिक्स आती नहीं है। एक भी बयान देखिए मुकेश जी, अगर मुकेश जी अगर कोई एक भी बयान रत्ती भर ये साबित कर दे कि मैंने किसी के प्रति ओछा शब्द कहा है, तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगूंगा, एक बार के लिए कहे हुए के लिए। मैंने कहा कभी कुछ नहीं किसी के लिए। हाँ, दबाव मेरे ऊपर बतेरा है। मेरे सवाल का जवाब दे सैनी साहब, आपको किसने कहा था कि आप 7 दिन चुप रहे? आला कमान ने कहा, कह तो रहे हैं, आला कमान ने कहा था। छत्रपाल जी, सैनी साहब क्योंकि आज आप आमने सामने बैठे हैं, एक चैनल पर बैठे हैं, जाट समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जाट समुदाय बार बार ये आरोप लगा रहा है कि ये जो आग लगी है ये सैनी साहब के जो बड़बोले बयान हैं, भड़काऊ बयान हैं, उनके चलते लगी है। सैनी साहब को ऐसा कोई भी बयान याद नहीं है जो इन्होंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए दिया हो। देखिए, आज मैंने जैसा अपनी चर्चा में कहा था कि सैनी साहब के रेफरेंस से जो बयान छपे हैं, जो कहा गया है, आज इस बात की चर्चा तो है कि ये जो प्रोवोकेशन है इसमें अकोमुलेटेड इफेक्ट यदि बहुत सारी चीज़ों का है तो उसमें एक मेजर रीजन ये रहा है। और ये बात भी अब साफ हो चुकी है, पार्टी ने भी इनको चुप रहने के लिए कहा, ये भी बात मान ली गई है। सीएम साहब की तरफ से बयान भी आया कि वो इन सारे बातों को वापस ले लेंगे और जो कुछ कहा गया था उसको न कहा गया समझा जाए। ये सरकार की तरफ से तो बड़े साफ बयान आए हैं, लेकिन सैनी साहब अभी उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से, जिस प्रकार से मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी ने इस सारी मूवमेंट के दौरान कहा गया था, शायद सैनी साहब उनमें अभी पूरी रूप से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। तो ये समय ऐसा है कि उनसे मैं समझता हूं कि सैनी साहब अभी इत्तेफाक रखें और चीजों को कंसोल करके हरियाणा को, जैसा गहलोत साहब ने कहा कि गहलोत, माड़ी, सैनी, आम जो बातें हैं वो हमारे एक सामाजिक सरकार के और केंद्र सरकार के इस एग्रेशन के साथ के तुरंत मीटिंग्स करके जो जैसा कमिटमेंट की गई है, ये देखिए, उसको सैनी साहब हो, छतरपाल सिंह जी हो, उसको ढींगरा साहब हो, गुरमीत जी हो, गहलोत साहब, इस वक्त जो ये कार्यक्रम चल रहा है ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, क्योंकि जाट आरक्षण को लेकर जो मुख्य बातें हो रही हैं वो इसी घंटे में हो रही हैं और बिग बुलेटिन उसमें लाइव चल रहा है और आप सभी लोग, जो ये घटनाक्रम चल रहा है वो कैमरे के सामने उसको कैद किया जा रहा है, उसको आर्काइव्स में रखा जाएगा। ये घड़ी ऐसी है। राजकुमार सैनी साहब आपके पास आ रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, गृह मंत्री, गृह सचिव जाट आरक्षण को लेकर, वहां पर मुख्यमंत्री जी भी मुलाकात कर रहे हैं वेंकैया नायडू को लेकर। जाटों को जो आरक्षण का रास्ता है वो तो साफ हो गया जी, साफ हो गया रास्ता, ऐसा लग रहा है। देखिए मुकेश जी उसके आगे भी हैं, उसके आगे भी गुंजाइश है, जहां अदालतें हैं, कचहरियां हैं, पार्टी के पहले भी निर्णय जो है ना भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये किया था और आज भी अगर ऐसी परिस्थिति को लेकर के कोई दबाव की राजनीति चल रही है, मैं पार्टी से बड़ा नहीं हूं, पार्टी डिसीजन ले जो भी
लेकिन हमारे घर में अगर कोई घुसपैठ करेगा तो वहाँ 35 बरादरी लोगों को हकों के मतलब साथ आपके कहने का मतलब ये आरक्षण अगर मिल भी गया तो फिर आप कोर्ट में जाएंगे, चैलेंज करेंगे, ये धमकी आप दे रहे हैं पार्टी को? तो मेरे जाने से पहले हजारों वकील खड़े हैं यहाँ पर, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस बात को फिर चैलेंज करेंगे। वकीलों की बात छोड़िए, आप अपनी बात कहिए। मतलब अगर पार्टी आरक्षण देती है तो इसके खिलाफ आप अदालत में जाएंगे, ये कह रहे हैं आप ईटीवी पर, बड़ी बात है। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जाने वाले और लोग बहुत हैं जो जनहित याचिका के माध्यम से जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है पार्टी मेरे से बड़ी है, मैं पार्टी का छोटा सा पात्र हूं, और मैं ये सारी बात आपको पहले कह दी कि सबसे पहले देश के अमन अमान के लिए अपने प्रदेश के भाई बंधुओं से अपील करता हूं। दो चीजों में से एक चीज तो आपको माननी होगी सैनी साहब, ये राजनीति आपने कहा कि आप ज्यादा आरक्षण अगर सरकार देती है तो फिर कोर्ट में आप नहीं जाएंगे, ये बयान चला सकते हैं आपका? अगर भारतीय जनता पार्टी की कमेटी और पार्टी आपकी ये डिसीजन लेती है जाट आरक्षण को लेकर, तो राजकुमार सैनी उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएंगे, ये चला दे बयान? मैं ये कह रहा हूं कि मेरी भी उसमें सहमति होगी कि भाई हाँ, लोग जो है ना, जो अपने हकों के लिए कौन लड़ाई नहीं लड़ेगा, सब लड़ेंगे। मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे भाई लड़ेंगे, कोई और लोग लड़ेंगे, उसमें मैं कब ये कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा? नहीं जाएंगे, राजकुमार सैनी जाएगा या नहीं जाएगा, ये पूछ रहे हैं। उसमें अरे भैया, मेरे पास कोर्ट का समय है क्या? कोर्ट में जाने वाले और तेरे लोग हैं जिनका हक है। मैं तो प्रदेश का भाईचारे को सुनिश्चित करना चाहता हूं, अपने उन 35 बरादरी के भाइयों से जो मेरी अपील है वो ये है कि इस भाईचारे को खंडित होने से बचाएं। 36वें वाले तो लगी रहे हैं, वो तो सारा उनके पास तो ताकत है, हासिल कर ही लिया वो तो। जो आज सरकार उनके प्रेशर में है, उनको मेरे देने ना देने, मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने कहा कि अगर आपके बयान के आधार पर हम ये बड़ी खबर चला रहे हैं बुलेटिन में, राजकुमार सैनी का बयान। अगर पार्टी इस पक्ष में फैसला लेती है कि जाटों को आरक्षण देना है तो कम से कम ये पर्सनली राजकुमार सैनी के तौर पर अदालत में उसको चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन इनको ऐसा लगता है दूसरे लोग चैलेंज कर देंगे। राजकुमार सैनी इस फैसले को राजकुमार सैनी के चैलेंज हमारा जो बैकवर्ड ओबीसी समाज है, जो भी हमारा ओबीसी समाज है, मेरी कंसेंट उसके साथ है। जी गहलोत साहब, डेवलपमेंट काफी जल्दी हो रही है। वेंकैया जी से मनोहर लाल खट्टर साहब लड़ रहे हैं, तो ये कहना चाहूंगा मुकेश जी, बार प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं। तीन चार बातें आई हैं जो रास्ता है विशेष साफ होता जा रहा है, जैसे हरियाणा में शांति बहाली होती जा रही है। ये रास्ता छोड़ करके भाईचारे का रास्ता अपना लें। मेरी इनसे भी अपील है और अपने 35 बरादरी के भाइयों से भी अपील है कि ये रास्ता छोड़ करके जो रास्ते और कोर्ट कचहरी के कानून के दायरे में होते हैं वो रास्ते अपनाएं। तो आप 35 क्यों बोल रहे हैं बार बार? 36 का आंकड़ा है क्या आपके पास? 36 बिरादरी बोलिए, बात ही खत्म हो जाती है। 35 शब्द का इस्तेमाल ही मत कीजिए, ये हमारी आपको सलाह है। 36 बरादरी को मैंने कहा कि 36 का आंकड़ा है क्या? जो एक बचा है उसके साथ 36 का आंकड़ा क्यों? बरादरी को मैं ये कह रहा नहीं, मेरा कोई आंकड़ा नहीं है भैया। मैं कहता हूं 36 की 36 बरादरी में संख्या के अनुपात में यह रिजर्वेशन बांट दी जाए ताकि कोई झगड़ा ही ना रहे। जी, उनके अंदर सबसे पहले तो अभी जो लेटेस्ट बात को छेड़ लेते हैं, जो कर्णदेव कंबोज जी का बयान के ऊपर आप मेरे व्यू चाहते हैं। मैंने इसका पहले भी आपको एक इशारा किया था कि जिन लोगों का उत्तरदायित्व रहता है कि जो सिचुएशन अराइज हो रही है स्टेट के अंदर और जिसके इफेक्ट्स आ सकते हैं, उसका काम हमारी इंटेलिजेंस विंग का, हमारी सीआईडी का रहता है। वो अपराइज चीफ मिनिस्टर के सीधा महकमा वो रहता है। तो मुख्यमंत्री जी को क्या सीधे तौर पे उन्होंने राइट एडवाइस दी
और यदि दी तो क्या उसके मुताबिक काम हुआ, ये अभी एक विश्लेषण का विषय है, ये अभी एक चर्चा का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और वो चीजें साफ होने के बाद सामने आएंगी। ये जो मसला अभी कर्णदेव कंबोज जी ने कहा, कर्णदेव जी इस बात को हमें बिल्कुल समझना चाहिए कि कैबिनेट जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, उसकी सबकी साझा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और जो व्यक्ति अमुक विभाग को देखता है वो उसकी एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ये बात ठीक है। लेकिन कोई भी सिचुएशन को कोई भी काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर का व्यक्ति भांप करके ये आरोप लगाने से पहले कि उसमें कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में राय नहीं ली गई, तो क्या किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के व्यक्ति का उत्तरदायित्व भी नहीं बनता कि वो भी इस सिचुएशन को भांपते हुए इंटेलिजेंस के मुताबिक अपनी राय शेयर कर सकता है? प्रोफेसर साहब कि जो अनिल विज साहब हैं, आपके बयान बहादुर बड़े नेता जो हर एक चीज में बयान देते हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी, और अंदर की बात यह है कि मुख्यमंत्री को उनका मनोबल करना पड़ा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी स्थिति देखो, तो वो अपनी स्थिति दिखाकर उन्होंने इस्तीफा वापस। मुकेश भाई आप वही कह रहे हैं। देखो हमारा तजुर्बा बड़ा लाइफ का इस मामले में है। कई बार मुख्यमंत्री के फैसले के, मिनिस्टर्स के इंडिविजुअल सोच के बहुत सारे टकराव होते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उनकी जो फैसला लेने की जो गति है, हालात है, सबका समझने का अलग अलग एक तरीका रहता है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक यूनाइटेड एफर्ट के साथ, यूनाइटेड कंसेंसस के साथ ही आगे बढ़ती है, और सबको उसका नुकसान फायदा साझा रहता है, और उसका प्रभाव निश्चित तौर से पार्टी में पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चीज आप कह रहे हैं उसका मैं कोई बहुत उसको गलत नहीं मानता हूं कि विद इन द पार्टी बहुत एग्रेशन में डिसीजन हो, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर के अंदर बहुत एग्रेशन की चर्चाएं हो, लेकिन उसके बाद डिसीजन तो एक रहता है और सभी उसके पीछे खड़े भी रहते हैं। मैं निश्चित तौर से इस बात के ऊपर आना चाहूंगा। अभी राजकुमार जी के ऊपर आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे सवालात किए। मैं अपनी बात जो मेरी बीच में रह गई थी, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने सेंटर और स्टेट लेवल के ऊपर जो इस आंदोलन के समय में विश्वास लोगों को दिलवाया था, उससे निश्चित तौर से ये जो वेंकैया नायडू जी के नेतृत्व में कमेटी बनी है और आज उसमें चर्चा, डिस्कशन और मीटिंग शुरू हुई है, वो एक बहुत अच्छा सिग्नल है कि सरकार ने और पार्टी ने जो फैसला लिया था उस दिशा में आप बहुत तुरंत कदम उठा रहे हैं। इससे स्टेट में जो कॉन्सुलेशन का माहौल और जो सब कुछ हुआ उसमें एक अच्छा मैसेज आएगा। शांति एस्टेब्लिश होने के अंदर एक बहुत अच्छा शांति की खबरें भी लगातार आप देख रहे हैं, हम चला रहे हैं। एक जो बीच में हम थोड़ी सी दर्शकों को जानकारी दे दें कि जो रोहतक पानीपत हाईवे है वो साफ हो गया है, रोहतक सांपला का जो नेशनल हाईवे है वो खुल गया है, क्योंकि कई दिनों से लोग फंसे हुए थे इनमें। तो ये साथ साथ हम खबरें दे रहे हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1 बड़ी खबर जो 1 है वहाँ पर भी आवाजाही शुरू हो गई है। अब आप चंडीगढ़ से दिल्ली जाना चाहें या दिल्ली से चंडीगढ़ आना चाहें, अम्बाला आना चाहें तो ये साफ है। दिल्ली से रेवाड़ी होते हुए जयपुर जाने वाला हाईवे वो भी खुल गया है। ये सारी जो अच्छी खबरें हैं इनके बीच में अभी राजकुमार सैनी साहब ने हमें बताया कि उनको एक मीटिंग में जाना है, वो इस परिचर्चा में अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो उनको कहना था उन्होंने कह दिया। और कहना उनका ये था कि अब जो नोटिस है वो आने की जो बात कर रहे थे, उनको नोटिस अभी तो रिसीव नहीं हुआ। हालांकि सेफ उन्होंने ये किया कि शायद रोहतक में उनको मिल गया हो, लेकिन आपकी पार्टी की जो अंदरूनी कला है वो सामने आने लग गई है। गहलोत साहब, आपके पास से एक बार हम फिर से आते हैं। ये पार्टी की कलह अब सामने आ रही है, कैसे संकेत मानते हैं आप? तजुर्बे के तौर पे हमें बताइए, इनेलो के प्रवक्ता के तौर पर नहीं। मुकेश जी, मैं तो एक चीज कहूंगा कि आज सांसद महोदय क्या कह के गए हैं, उनका मैं 1-1.25 साल के बयान अगर आप अपने इस पे निकालेंगे तो वो जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल एक कम्युनिटी के लिए किया है, वो उसमें आग में घी डालने वाला काम उन्होंने किया है। पहले तो वो 35 बिरादरी के अपने आप को कैसे ठेकेदार मानते हैं, 35 बिरादरियां क्या? दूसरा वो कहते हैं कि मेरी बिरादरी ने, मेरे भाइयों ने मेरे को वहां भेजा है। वो बताएं क्या वो एमपी बनाने में अकेले उनकी बिरादरी या उनके भाइयों का हाथ था? क्या और लोगों ने उनको नहीं भेजा? और आज भी वो ये कहते हैं कि पार्टी सेकेंडरी, पार्टी को सेकेंडरी मान रहे हैं वो।
इन सारी चीजों पे बड़े उससे विचार करना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहता हूं कि जो अभी आप कह रहे थे कि दिल्ली में वो हुआ, सब कुछ हुआ, मैं भाजपा को एक डिसिप्लिन्ड पार्टी मानता हूं, लोग भी मानते हैं, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, ये पूछना चाहूंगा कि ये टर्न डाउन हुए लगभग 1 साल से के करीब हो गया, क्या इतनी तत्परता पहले दिखाई गई होती तो क्या इस सब चीजों को टाला नहीं जा सकता था? क्या जो आज इसको नोटिस, शोकाज नोटिस दिया जा रहा है, इसको पहले से इस पे सख्ती की जाती, इनके बयानों पे लगाम लगाई जाती, तो मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पे ये इतनी भयावह स्थिति नहीं होती जो आज हुई है। और डिसिप्लिन की बात तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। हाँ। पहले ही दिन से लोगों के मनों में एक आशंका है कि खट्टर साहब को बहुत से आदमी, उनके अपने ही आदमी जो है, उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे। एक किस्म से मेरे तो बड़े अच्छे मित्र हैं, वो बड़े अच्छे साथी हैं, परंतु बहुत सौ के मन में आज भी यह है कि ये ऊपर से थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं। ये चीज जब तक इनके लोगों के दिलों से नहीं निकलेगी, और अब तो हमें इन सारी चीजों को छोड़ देना चाहिए। फिलहाल तो हमें ये करना चाहिए कि किस तरह से हरियाणा धू धू करके जला है, कितना नुकसान हो गया, अब उस नुकसान को पूरा किसी तरह से नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल में सन 84 के बाद इतने बड़े दंगे कहीं नहीं हुए, और 84 के दंगों में भी एक पार्टिकुलर एरिया में हुए थे। इतनी भारी कैजुअलिटी, और वो भी फायरिंग से जो हुई है, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिल सकती। इसको सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं गहलोत साहब, उसके बाद वापस इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक के बाद वापस हम गुड़गांव लौटेंगे और चंडीगढ़ में जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी के साथ। बिग बुलेटिन जारी है।